सूरज अपनी बीवी कविता से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। कविता, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आए बस 5 मिनट रुकना। इतना बोलकर कविता फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सूरज उसके लिए डायमंड की रिंग लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी। सूरज, ये तो बहुत अच्छी रिंग है। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कविता किचन में जाती है और केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट वनीला केक देखकर सूरज बहुत खुश होता है और कविता से कहता है, मेरा फेवरेट वनीला केक? सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकान है वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता, वैसे तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब इस बहस को यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से कविता और सूरज अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। कविता की अपनी छोटी सी बैटरी की दुकान थी, तो वहीं सूरज एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूरज के साथ उसका दोस्त विवेक घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है। उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सूरज, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है, उसे खाना खाने के बाद खाकर बताना कि कैसी बनी। क्या हमें खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं। इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब विवेक का जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले विवेक कविता और सूरज से कहता है, भाभी अगले महीने मेरी शादी है। क्योंकि मेरी शादी गांव से है, इसलिए मैं आप लोगों को 1 महीने पहले बता रहा हूँ। और सूरज, तुझे मेरे साथ ही गांव चलना होगा मेरी शादी में। अरे यार, तू तो मेरी जान है। तू कहे तो मैं तेरे से पहले बिहार पहुँच जाऊँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है। अब विवेक सूरज को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सूरज विवेक के साथ बिहार जाने के लिए तैयारियां करने लगता है। कविता, मेरा सारा सामान पैक तो हो गया ना? हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। बस आप वहाँ पर जाकर अपना ख्याल रखना। मेरा दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी तुम्हारा पति इतना बोलकर सूरज विवेक के साथ बिहार चला जाता है। बिहार जाकर सूरज विवेक की शादी में खूब मजे करता है। मैंने जितना सुना था उससे काफी अच्छा है बिहार। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि तुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, जाकर तैयार हो जा, कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है। क्योंकि मैं दूल्हा हूँ, इसलिए मुझे भी जाने दे यार तैयार होने के लिए। इतना बोलकर विवेक अपनी शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सूरज बारातियों के साथ जाता है, जहाँ शादी में विष्णु नाम के एक व्यक्ति की नजर सूरज पर पड़ती है। अरे भाग्यवान, देखो दूल्हे के साथ वाला लड़का कितना स्मार्ट है, काफी अमीर लग रहा है। हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, क्यों ना इसको अगवा करके अपनी बेटी की शादी करवा दी जाए। भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? ऐसे में हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और हमारी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल मिल जाएगा। वैसे तो विष्णु एक अच्छे घराने से था, पर उसकी बेटी ज्यादा सुंदर नहीं थी, जिस वजह से उसकी बेटी पारुल की शादी नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ विष्णु एक कंजूस इंसान था, जो शादी में दहेज नहीं देना चाहता था। बस यही वजह थी कि विष्णु अपने गुंडे को भिजवाकर सूरज को अगवा करवा लेता है। कुछ देर बाद जब सूरज की आंख खुलती है, तो वो खुद को विष्णु के पास पाता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? और ये मेरे बगल में बैठी लड़की कौन है? नमस्कार दामाद जी, हम आपके होने वाले ससुर हैं। और आपके बगल में जो बैठी है वो हमारी लड़की है पारुल, जिससे आपकी शादी होने वाली है। अरे पंडित, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। ये कैसी बदतमीजी है? बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, वो जो बोल रहा है बोलने दो, तुम मंत्र पढ़ो, ये शादी तो होकर रहेगी। इस तरह से जबरदस्ती सूरज की शादी पारुल से करवा दी जाती है और बेचारा सूरज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी शादी होने के बाद मानो जैसे
सूरज टूट ही जाता है। तुम्हारे घर वालों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों की वजह से अब मैं उसके सामने नहीं जा सकता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा दिल कर रहा है मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसा मत कहो मेरे घर वालों के लिए। और मेरे घर वालों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ और तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे झेलने की। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा तो मेरे घर वाले तुम्हें वैसे ही मार देंगे। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और अपनी बीवी को मत बताना मेरे बारे में। तुम मुझे वहीं छोड़ देना, मैं अकेले ही रह लूंगी और कुछ इंतजाम कर लूंगी अपने लिए। पारुल के बात सुनकर सूरज का गुस्सा शांत हो जाता है। अब सूरज पारुल को अपने साथ ले जाता है और इस स्टेशन पर आकर उसे खुद से अलग होने को कहता है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानती हूँ, तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इतना बोलकर पारुल जैसे ही सूरज को छोड़कर जाने लगती है कि तभी कुछ गुंडे आकर उसका पर्स छीन कर ले जाते हैं और बेचारी पारुल कुछ नहीं कर पाती। पारुल की लाचारी देखकर सूरज समझ जाता है कि ये जगह पारुल के लिए ठीक नहीं है। अब वो ना चाहते हुए भी पारुल को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला लेता है। क्या? तुम्हारे घर? और तुम अपनी बीवी से क्या कहोगे? देखो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और रही मेरी बीवी की बात, मैं उसे सब सच बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझ पर विश्वास करेगी। अब सूरज पारुल को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ कविता अपनी सौतन को देखकर हैरान हो जाती है। सूरज अपनी सारी लाचारी कविता को बताता है, पर कविता उसकी एक नहीं सुनती। आप मेरे लिए बिहार से सौतन लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी उन परिस्थितियों को समझूं। मैं क्या आपको बेवकूफ नजर आ रही हूँ? आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ऐसा नहीं है, सूरज बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तुम तो चुप ही कर जाओ। तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? सूरज, तुमने अपनी दूसरी बीवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो अब हमारे बीच बोले। कविता, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, और मैं पारुल को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका इस शहर में कोई नहीं है। आखिर ये अकेली कहाँ जाती? कुछ दिनों बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा और इतने दिनों में इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा मिस्टर सूरज। तुम्हें मुझे जितना बेवकूफ बनाना था तुमने बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक नहीं हो। इस तरह से कविता बिना सूरज की बात समझे उसे छोड़कर चली जाती है, पर पारुल उसका साथ देती है और इस तरह से सूरज समय के साथ कविता को भूल जाता है और पारुल को पसंद करने लगता है। इसके बाद सूरज अपनी दूसरी बीवी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। अमित एक बहुत गरीब परिवार का लड़का था, जिसके माता पिता भी काफी बीमार थे। अमित एक अमीर घराने की लड़की जिसका नाम रिंकी होता है, वह उसे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन अमित रिंकी से बोलता है, रिंकी, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, फिर हर्ज ही क्या है? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? अमित, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम तो जानते ही हो ना कि तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं एक अमीर घराने की लड़की हूँ। मेरे माता पिता इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। तुम एक बार अपने घर वालों से बात करके तो देखो। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। मैं तुम्हारे माता पिता को अपने माता पिता की तरह मानूंगा, उनकी हर एक बात मानूंगा। ठीक है, अगर तुम इतना ही फोर्स कर रहे हो तो आज ही घर पर जाकर मैं अपने माता पिता से हमारी शादी की बात करूंगी। इतना बोलकर रिंकी वहाँ से चली जाती है और रात को अमित को फोन करके उससे बोलती है, अमित, मैंने मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात की। उन्होंने कल तुम्हें घर पर बुलाया है। वो तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए कल तुम सुबह टाइम से घर आ जाना। पापा ने कल 10 बजे तुम्हें घर बुलाया है। ठीक है रिंकी, मैं कल सुबह 10 बजे टाइम से तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, गुड नाइट। अमित फोन रखकर सो जाता है और अगले दिन वे ठीक 10 बजे रिंकी के घर पहुँच जाता है, जहाँ वे रिंकी के पिता नितिन से मिलता है और रिंकी के पापा नितिन अमित से बोलते हैं, रिंकी हमारी इकलौती बेटी है, उसे हमने बड़े ही नाजों से पाला है। उसके पास ऐशो आराम की कमी नहीं। उसने मुझे बताया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम मेरी बेटी की खुशियों के लिए क्या कर सकते हो? अंकल, आपकी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ।
और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी बेटी की खुशियों के लिए घर जमाई बन सकते हो? ये सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद नितिन अमित से बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिनों के अंदर तुम मुझे अपना जवाब दे देना। अगर तुम घर जमाई बनकर रहना चाहोगे तो ही मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा, वरना मैं उसके लिए हमसे भी बड़े घर का रिश्ता ढूंढ लूंगा। या तो फिर कोई घर जमाई हो जो हमारे साथ रह सके और मेरी बेटी का ख्याल मेरे सामने रख सके। नितिन की बात सुनकर अमित वहाँ से चला जाता है और इस बारे में बहुत सोचता भी है। लेकिन इसी बीच अमित के माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पैसे न होने की वजह से उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। अमित के माता पिता के बाद अमित की जिंदगी में रिंकी के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए वह घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब बहुत जल्द अमित और रिंकी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अमित घर जमाई बनकर रहता है, पर रिंकी के माता पिता उसे अपने घर में एक नौकर की हैसियत से देखते हैं। ऐसे ही एक दिन अमित सो रहा होता है, तभी नितिन अमित के कमरे में जाकर उसे बोलता है, लगता है इस घर के दामाद बनने के बाद तुम अपनी सारी बातें भूल गए हो दामाद जी। अपने ससुर की आवाज सुनकर अमित जल्दी से उठता है और अपने ससुर से बोलता है, नहीं नहीं ससुर जी, ऐसा नहीं है। वो दरअसल ऑफिस के काम की वजह से मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, इसलिए मेरी सुबह आंख नहीं खुल पाई। चलो कोई बात नहीं दामाद जी, अब तो तुम्हारी आंख खुल गई है ना। वैसे मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है और मुझे शहर से बाहर जाना है। अगर तुम मुझे शहर के बाहर छोड़कर उसके बाद ऑफिस जाकर ऑफिस का काम कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर अमित को एक पल के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपने ससुर की बात मान जाता है। जिसके बाद अमित का ससुर उसे एक ड्राइवर की तरह ट्रीट करता है। ये देख अंदर ही अंदर अमित टूटने लगता है। जिसके बाद वह सारा काम करके घर आता है और जब वह घर आता है तो उसकी सास उससे बोलती है, अरे दामाद जी, आ गए आप। मैं और रिंकी कब से आपका इंतजार कर रहे थे। और देखो ना, आपको हमारे घर में रहे कितना समय हो चुका है। आप हमारे ही घर का खाते हैं, हमारे ही घर की सारी चीजें यूज करते हैं, हमारे ही टुकड़े पे पल रहे हैं आप। लेकिन आज तक आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आज आप हमारे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मैं और रिंकी आपकी चाय का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से बना दीजिएगा। पर सासू माँ, घर में और भी नौकर हैं, आप उनसे कह दीजिए। मैं अभी अभी ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, मैं पहले थोड़ा फ्रेश हो जाता तो मुझे अच्छा लगता। अरे रे, मुझे लगता है कि दामाद जी आपको मेरी बातें बुरी लग गई। मैंने तो बस एक बेटे के नाते आपसे ये चीजें कही हैं। लेकिन अफसोस, आपने मुझे अपनी माँ नहीं माना। अगर आप मुझे अपनी माँ मानते तो शायद मुझसे इस तरह से बातें ना करते। और दामाद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी माँ ने आपसे एक कप चाय बनाने को कहती तो आप क्या करते? इतना बोलकर रिंकी की माँ रोने लगती है। ये देख रिंकी को बहुत बुरा लगता है और वे अपने पति को खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, अमित, मैंने और मेरे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, तुम्हें बेटी की तरह सम्मान दिया, तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, हमारे घर का खाना खा रहे हो, हमारे दिए हुए कपड़े पहन रहे हो, हमारे घर में सो रहे हो, और फिर भी तुमने मेरी माँ के साथ ऐसी बदतमीजी की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जिस रिंकी के लिए अमित घर जमाई बना था, आज वही रिंकी उसे घर जमाई बनने का ताना दे रही थी। ये सुनकर अमित कुछ नहीं बोल पाता और माफी मांगकर वहाँ से रसोई घर में चाय बनाने के लिए चला जाता है। अमित चाय बनाकर जैसे ही आता है, तभी वहाँ पर रिंकी की सास की कुछ सहेलियां घर आ जाती है और अमित को देख बोलती है, अरे रिंकी बेटा, तुम्हारी माँ ने तो अपने घर में बड़े ही स्मार्ट नौकर रखे हुए हैं। कहाँ से लाई आखिर तुम्हारी माँ इतना सुंदर नौकर? हमें भी दिला दो। अरे यार, ये कोई नौकर नहीं बल्कि मेरा दामाद है। घर जमाई है ना, हमारे ही टुकड़ों पे पलता है। और तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने अमीर हैं और ये एक गरीब है। और मेरी बेटी को इस गरीब से प्यार हो गया और बेटी के आगे मुझे झुकना पड़ा। इसलिए हमने भी एक शर्त रखी थी, अगर तुम घर जमाई बनने को तैयार हो तो हम अपनी बेटी से शादी तुम्हारी करवा देंगे। अब लड़के का लालच तो देखो, फटाक से हाँ कर दी इसने,
तभी तो हमारे घर में रहता है। अभी खाली बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज दामाद के हाथ की चाय पी ली जाए। ये सब सुन अमित को बर्दाश्त नहीं होता। बस बहुत हो गया और बहुत करवा ली मैंने अपनी बेइज्जती। मैं यहाँ शौक से घर जमाई बनकर नहीं बैठा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता था। इस बात का आपने और आपकी बेटी ने नाजायज फायदा उठाया। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे, उसके बाद मेरी जिंदगी में रिंकी के अलावा और कोई नहीं था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने माँ बाप का दर्जा आप लोगों को दिया। पर आप लोगों ने क्या किया, मुझे घर जमाई से घर जमाई पति और उसके बाद एक नौकर बना दिया। क्या एक दामाद की यही इज्जत होती है अपने ससुराल में? अगर इसे आप लोग इज्जत कहते हैं और मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हैं तो मुझे आप लोगों का ये एहसान नहीं चाहिए। और तुम रिंकी, अब मुझे तुम भी नहीं चाहिए। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। इतना बोलकर अमित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी सीता के साथ रहा करता था। वो दोनों बहुत गरीब थे। रामू अपने घर की आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए धनीलाल के पास काम किया करता था। धनीलाल बहुत अच्छा इंसान था, वो हमेशा ही दूसरों की मदद किया करता था। रामू काफी ईमानदार था, इसलिए धनीलाल रामू पर आंखें बंद करके विश्वास किया करता था। ऐसे ही एक रोज, रामू, अच्छा हुआ जो आज तुम जल्दी आ गए। मैं सोच रहा था कि इस बार मैं आलू की खेती करूं। गांव में और शहरों में आलू की डिमांड ज्यादा होती है और आलू जल्दी खराब भी नहीं होते। मालिक, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर तुम्हारा विचार भी यही है रामू, तो फिर एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ। तुम कल के कल ही बाजार जाकर आलू की खेती करने के लिए खेती से जुड़े कुछ सामान ले आना। ठीक है मालिक। इस तरह से रामू अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर रामलाल नाम का एक अमीर व्यक्ति, जो कि धनीलाल से नफरत किया करता है, वो हमेशा ये चाहता था कि रामू उसके पास काम करे और धनीलाल गरीब हो जाए, ताकि वो किसी भी गांव वाले की मदद ना कर सके और सारे गांव वाले मदद के लिए सिर्फ उसके पास आए। अब शाम को जब रामू अपने घर के लिए जा रहा होता है, तब रामलाल रामू को रोक उससे बोलता है, और रामू, क्या तुम इतनी कम सैलरी में उस धनीलाल के पास काम कर रहे हो? एक काम करो, तुम मेरे पास काम कर लो, मैं तुम्हें दोगुना वेतन दूंगा। नहीं मालिक, धनीलाल सेठ बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी ख्याल रखते हैं, इसीलिए मुझे आपके ज्यादा पैसों वाली नौकरी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। इस तरह से रामू अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी सीता को सारी बात बताता है, जिस पर सीता रामू से बोलती है, ये क्या, आपने इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया? अरे क्या हुआ अगर आप रामलाल के पास काम कर लेते? अरे वो आपको धनीलाल से ज्यादा पैसे देता। सीता, पैसों का अधिक लालच अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं धनीलाल का काम नहीं छोड़ना चाहता। रामलाल सिर्फ पैसे देता है, इज्जत नहीं, पर धनीलाल इज्जत और पैसे दोनों देते हैं। आप कब समझोगे कि इतने कम पैसों में घर का गुजारा नहीं होता? आप ही की वजह से हम आज इतने गरीब हैं। अगर आप 2 पैसे ज्यादा कमाने की सोचते तो शायद आज हमारे हालात बेहतर होते। सीता, मुझे अब तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कल मैं मार्केट जा रहा हूँ आलू की खेती करने के लिए। अगर तुम्हें घर के लिए कुछ चाहिए तो तुम मुझे अभी बता दो, ताकि कल मैं मार्केट से आते हुए सामान ला सकूं। इस तरह से रामू खाना खाकर सो जाता है और सुबह होते ही जल्दी से मार्केट जाकर आलू की खेती करने के लिए कुछ सामग्री लाता है और मन लगाकर खेत की जुताई करता है और उसमें आलू की खेती करता है। ये सब दूर खड़ा रामलाल देखकर अंदर ही अंदर चल रहा होता है और खुद से बोलता है, अब मैं और हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे ये राम और हनुमान की जोड़ी टूट सके। ये सोचकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। पूरे दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद रामू और धनीलाल साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा भंडारा करते हैं। ये देखकर तो मानो जैसे रामलाल सर से पांव तक चल जाता है और खुद से बोलता है, बस बहुत हो गया। अगर इन दोनों की जोड़ी मिलकर गांव में ऐसे ही काम करती रही तो एक दिन ये गांव वाले मुझे पूछना भूल जाएंगे। अब मुझे इस धनीलाल का ऐसा नुकसान करना होगा जिससे रामू अपने आप ही इसका काम छोड़कर मेरे पास आ जाए
और जब रामू मेरे पास आकर काम करेगा तो मेरी कमाई दोगुनी होगी और फिर मैं धनीलाल से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और गांव के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी बात किया करेंगे। ये सोचकर रामलाल एक सिद्ध बाबा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अब सिद्ध बाबा रामलाल को एक छोटी सी पोटली में राख देता है और उससे बोलता है, ये जादुई राख है। जब तुम ये राख धनीलाल के आलू के खेत में डालोगे तो इस जादुई राख की मदद से आलू की खेती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और जब भी उस खेती पर धनीलाल या रामू नई खेती की उपज करेंगे तो इसी तरह से उनकी होने वाले बाकी सारी उपज भी खराब हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब जल्दी से रामलाल अपने घर जाता है और रात होते ही धनीलाल के खेतों में उस राख को छिड़काव कर देता है। और अगली सुबह जब रामू खेत में जाता है तो वो देखता है कि आलू की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। ये देखकर रामू बड़ा ही निराश होता है और धनीलाल को बताता है। इसके बाद धनीलाल रामू से बोलता है, कोई बात नहीं रामू, तुम निराश मत हो। खेती में मुनाफा और नुकसान तो होता ही रहता है, इसीलिए तुम खेत की दोबारा से खुदाई कर दो। ठीक है मालिक। अब धनीलाल के कहने पर रामू ट्रक लेकर खेत की खुदाई करने लगता है, परंतु जैसे ही वो खेत की खुदाई करता है वो देखता है कि जमीन में कुछ सोने जैसा चमक रहा है। अब रामू जल्दी से नीचे उतरता है और चमकती चीज को देखता है। वो देखता है कि वो चमकती हुई चीज सोने के आलू हैं। ये देखकर रामू बहुत हैरान होता है और वो धनीलाल को बताता है, मालिक ये देखिए, हमारे खेत में सोने के आलू की खेती हुई है। रामू तुम तो सच कह रहे हो, पर ये सोने के आलू जादुई हैं या साधारण, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इन सभी सोने के आलू को खेत में से निकाल लेंगे। अब धनीलाल के कहने पर रामू सारे सोने के आलू निकाल लेता है और अगली सुबह जब धनीलाल रामू के साथ दोबारा से खेत में जाता है तो वो देखता है कि उसके खेत में एक बार फिर से सोने की आलू की खेती हुई है। अब धनीलाल सोने के आलू को गांव के सभी लोगों में एक एक बांट देता है और एक कट्टा रामू को दे देता है। रामू जब जादुई सोने के आलू लेकर घर जाता है तो वो एक आलू अपने घर के बाहर लगा देता है और अगले दिन उसके घर के बाहर जादुई सोने के आलू की खेती हो जाती है, जिस पर सीता उससे बोलती है, आप सच कहते थे, लालच करने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। आपने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया, इसीलिए भगवान आप पर मेहरबान हुए और आपके हाथों से जादुई सोने के आलू की खेती हुई है। सीता, मुझे उम्मीद है अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि क्यों मैं धनीलाल का काम छोड़कर रामलाल के पास नहीं जाना चाहता था। जी, मैं समझ चुकी हूँ। अगर आप आज रामलाल के पास काम कर रहे होते और आपके हाथों से जादुई सोने के आलू की खेती होती तो रामलाल धनीलाल की तरह आपको आपके हिस्से का जादुई सोने के आलू नहीं देता, जबकि धनीलाल ने आपको आपके जादुई सोने के आलू दे दे, वो भी बिना किसी लालच के। इस तरह से जब रामू आलू की खेती करता है तो खेत में जादुई सोने के आलू उत्पन्न होते हैं और रामलाल खुद से बोलता है, काश कि मैंने उस बाबा की बात ना मानी होती और ना ही उस रात खेत में राख डाली होती। आज मेरी वजह से रामू की वाहवाही हो रही है और मेरी थू थू। लगता है कि रामू के अच्छे कर्म की वजह से जादुई सोने के आलू की खेती हुई है। ये सब चमत्कार तो उस बाबा की राख का है और सबको लग रहा है रामू पर भगवान मेहरबान है। इस तरह से रामलाल को समझ आ जाता है कि उसके बुरे कर्मों की वजह से उसका प्लान धरा का धरा रह गया और रामू के अच्छे कर्मों की वजह से आज उसके हाथों से जादुई सोने के आलू की खेती हो रही है। अब धनीलाल और रामू अमीर हो जाते हैं और रामलाल हाथ पर हाथ मलता रह जाता है।